खाकोली मौलासर डीडवाना की इस धन्य धरा से अमर शहीद कमांडो भीमाराम जी भाकर साहब की मूर्ति के अनावरण के मुख्य अतिथि हम सब के आदरणीय महामहिम श्री सत्यपाल मलिक साहब से विनम्र निवेदन है कि हम सबको वो संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ में श्री सत्यपाल मलिक साहब का। भीमाराम जी भाकर के परिवार के लोगों, यहाँ आए हुए तमाम सम्मानित बुजुर्गों और ख़ासकर हमारे बहुत ही कर्मठ विधायक जिनसे प्रदेश को बहुत उम्मीदें हैं, ऐसे भाकर साहब, डूडी साहब, नए जो नौजवान हैं, हमारे यूनियन के अध्यक्ष निर्मल चौधरी, आप तमाम लोगों का मैं सत्कार करता हूं, सम्मान करता हूं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे जब मुकेश जी ने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, शहीद का मामला है, आपको आना पड़ेगा, मेरे दोनों पैरों में, एक पैर में चोट है और एक पैर में घाव है, पट्टी बंधी हुई है, और इसके बावजूद मैंने तय किया कि मैं जाऊंगा और मैं आके ये महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं गंगा स्नान करके जा रहा हूँ। मैं ये जो शहीदों की जब शहादत होती है, सारा जिला टूट पड़ता है, डीएम आता है, एसएसपी आता है उनके दाह संस्कार में, लेकिन उसके बाद उसके परिवार की कोई खोज खबर नहीं लेता है। मुकेश जी, मैं कहूँगा कि आज के बाद भी इस परिवार की देखभाल आप लोग रखिएगा और उनके दुख सुख में शरीक होइएगा, वो असली श्रद्धांजलि होगी। ये तो एक रिचुअल है, ये तो एक रिवाज है कि हम आए और हमने फूल चढ़ा दिए, ये नाकाफ़ी है, काफ़ी नहीं है। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने कहना चाहता हूँ। कुछ महीने पहले इस देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ। मैं कह सकता हूँ कि आज़ादी के बाद उतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। वो आंदोलन था किसानों का। किसान 12 महीने से ज़्यादा धरनों पे बैठे रहे, धूप में, बारिश में, सर्दी में, लेकिन एक चिड़िया को भी कंकड़ नहीं मारी, कोई हिंसा नहीं हुई, और लगभग 700 किसान उसमें शहीद हो गए। मैं गवर्नर था, मुझे बहुत तकलीफ थी कि देखो हमारे लोगों की क्या दुर्गति हो रही है। प्रधानमंत्री के घर से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे वो पड़े हुए हैं और कोई जाके उनकी खबर नहीं ले रहा। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली से उसके कॉन्डोलेंस की चिट्ठी आती है, लेकिन 700 किसानों के मरने पे कोई प्रस्ताव नहीं हुआ। पार्लियामेंट में एक हरूफ किसी ने आज तक नहीं बोला है उन किसानों की शहादत के बारे में। तो ये मुझे बहुत अखरा, बहुत बुरा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। मैं गवर्नर था, मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं अनुशासन में रहूं, ये बोलूं कि ना बोलूं। 10 दिन तक मैं सोचता रहा और आखिरकार मैंने तय किया कि जो होगा देखा जाएगा। अपना इस्तीफा अपनी जेब में रखा और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने चला गया। मैंने उन्हें जाके कहा कि साहब, ये इस तरह से बैठे हैं, जिनको आप मैले कपड़ों में बैठे हुए देख के समझते हो कि ये नाकाफ़ी लोग हैं, ऐसा नहीं है। ये 40-40 गांव के चौधरी हैं, 40-40 गांव की पंचायत में इनका आदेश चलता है, इनकी बात मानिए, इनकी बात सुनिए। तो उन्होंने पूरी बात को गंभीरता से लिया ही नहीं। उन्होंने कहा सतपाल भाई चले जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने कहा कि आप जानते नहीं हो इनको, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। ना आप सिखों को जानते हो और ना आप उत्तर भारत के चौधरी लोगों को जानते हो। सिखों के गुरु ने अपने 4 साहबजादे शहीद कर दिए थे, लेकिन समझौता नहीं किया था। और हमारे वाले ये तो 6ठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे। अकबर की कब्र उखाड़ के उसका दाह संस्कार कर दिया था। ये तो किसी के काबू में आने की चीज़ नहीं है। इनसे लड़ा नहीं जाता, इनसे बातचीत करके मसले को हल किया जाता है।
खैर उस दिन तो उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में 3-4 महीने बाद उन्होंने माफ़ी मांग के उन कानूनों को वापस लिया और ये भी कहा कि हम एमएसपी भी लागू करेंगे। अब मैं 2 मिनट में आपको एमएसपी भी समझाना चाहूँगा। एमएसपी से हमारी ज़िंदगी है। एमएसपी का मतलब है कि किसान की फसल का दाम अगर इससे नीचे गिर जाएगा तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करके उसको खरीद करेगी, लेकिन वो खरीद करेगी तो फिर अडानी का क्या होगा, इसलिए एमएसपी लागू नहीं हो रही है। मैं पढ़ता था कॉलेज में, तो शाम को हॉस्टल में रहता था, खाना खा के हम टहलने चले जाते थे। एक कब्रिस्तान था वहाँ, उस कब्रिस्तान में एक कव्वाल एक कव्वाली गाया करता था, तो उसका एक शेर सुन के मैं खड़ा हो जाता था और मुझे लगता था कि ये इसने हमारे ही लोगों के लिए, किसानों के लिए ही कहा है। वो कहता था कि खंजर पे कोई छींट ना कपड़ों पे कोई दाग, खंजर पे कोई छींट ना कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे है। किसानों का इस देश में कत्ल हो रहा है, उनको पता भी नहीं, वो बिना जाने गरीब हो रहे हैं। वो जितनी चीज़ें पैदा करते हैं उनके दाम उस हिसाब से नहीं बढ़ते हैं, जितने वो खरीदते हैं उन चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। लिहाजा उनकी खरीदने की ताकत कम होती जा रही है, वो गरीब होते जा रहे हैं। तो एमएसपी को लागू किए बिना भी काम नहीं चलने वाला है। सरकार का इरादा जो मुझे लगता है कोई नेक नहीं है। इनका इरादा है कि खेती को ख़त्म कर दो, खेती को बिना मुनाफे की कर दो, ताकि किसान इसको छोड़ के शहरों में चला जाए, मजदूरी करने लगे और खेती को कॉरपोरेट को दे दो। इनके बच्चों के पास एक ही चीज़ थी जिसको फौज कहते हैं, जिसमें अपनी जान सटा के बलिदान करके कुर्बानी करके जाता था और मौका पड़ने पे फौरन शहीद हो जाता था। अब वो रास्ता भी बंद कर दिया ये अग्निवीर करके। अग्निवीर का मतलब है कि आपको 5 साल आप रहोगे, 1 साल ट्रेनिंग का, 4 साल नौकरी का, और उसके बाद आप हटा दिए जाओगे। ना आपको पेंशन मिलेगी, ना आपको कोई फायदा होगा। तो एक तरह से गांव के आदमी की जिंदगी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब इनके खोलने का एक ही तरीका है, और वो है कि इस सरकार को मौका पड़ने पे हटा देना है। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारा आंदोलन में मांग करते हैं, हमारी ये मांग, हमारी वो मांग, हमारा ये कर दो। क्यों करते हो भाई? ऐसे बनो जो तुमसे लोग मांग करें, अपना राज कायम करो, ताकि तुमसे ये लोग मांगे, मालदार लोग, कि हमारा ये काम कर दो। और वो तभी होगा जब आप दिल्ली में अपना किसानों का राज कायम कर दोगे। उस वक्त जात बिरादरी में नहीं पड़ना, उस वक्त फिरकेबाजी में नहीं पड़ना, उस वक्त आप पड़ोसी से रंजिश को याद मत रखना। इकट्ठा होके एक बार किसानों का राज बना दो और फिर देखो आपको कोई नहीं छेड़ सकता है। मैं बहुत लंबी तकरीर करने के इरादे से नहीं आया हूँ, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपके एमएलए दोनों तीनों बहुत अच्छे हैं और ये बहुत दूर तक जाएंगे। ईश्वर ने चाहा तो ये प्रदेश के नेता होंगे आने वाले दिनों में। आपको मैं एक चीज़ और याद दिलाना चाहता हूँ। मैं जब गवर्नर था तो इन दिनों वहाँ एक सीआरपीएफ के जवानों का वो कॉन्वॉय जा रहा था, उसमें लगभग 1000 जवान थे। उसमें एक टेररिस्ट ने घुस के अपनी गाड़ी मारी और हमारे 40 जवान शहीद हो गए एक झटके में। मैं बहुत तकलीफ में था, मैंने प्रधानमंत्री को ढूंढवाया कि उनको बताऊं। वो नेशनल कॉर्बेट पार्क में अपने फ़ोटो खिंचा रहे थे, फिल्म बनवा रहे थे। वो देर से मेरे हाथ लगे तो उन्होंने पूछा, सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसे ऐसे हुआ और ये 40 जवान शहीद हो गए और ये हमारी गलती से हुए, चूँकि उन जवानों ने कहा था कि हमको 5 हवाई जहाज़ दे दीजिए तो हम सारे बिना सड़क के चले आएंगे। उनको 4 महीने तक लटका के रखा, भास्कर में रिपोर्टेड है वो।
4 महीने तक लटका के रखा और आखिर में मना कर दिया तो उनको सड़क से आना पड़ा। सड़क से आना बहुत खतरनाक होता है। सड़क को सैनिटाइज नहीं किया गया था, सड़क के नाकों पे कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी, कोई रोकने वाला नहीं था, और वो टेररिस्ट आया और घुस के उसने एक बस में, जवानों की भरी हुई बस में गाड़ी मार दी, विस्फोट कर दिया। 40 लोग हाथ के हाथ शहीद हो गए। जब मैंने ये बताया तो मुझे प्रधानमंत्री ने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी आप चुप रहो, इस पे मत बोलो, ये मत कहो कि हमारी भी गलती है। मैं समझा शायद ये जांच कराएंगे, वो जांच आज तक नहीं हुई है। वो तो तीसरे दिन पुलवामा की ट्रेजेडी को इन्होंने अपने हक में बदल दिया और उसी के आधार पे चुनाव लड़ा। पूरे चुनाव में इन्होंने कहा कि जब वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद करना, और उस पे इन्होंने वोट डलवाया और इस सरकार में आ गए। मैं भी आपसे कह रहा हूं कि पुलवामा के शहीदों का कोई इंसाफ अभी तक नहीं हुआ है। उनकी बेवाएं अभी भी रोती हैं, उसी तरह बिलखती हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस बार के चुनाव में भी जब आप वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना और वोट उनकी शहादत के नाम पे डालना, ताकि कोई भी शासक ये दुस्साहस ना कर सके कि अपने सिपाहियों की शहादत का मजाक उड़ा सके। इसके अलावे महिलाओं के लिए ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आजकल काफ़ी शिक्षा में हमारे सुधार हुआ है, बच्चियां पढ़ने जाने लगी हैं। मुझे तो अच्छा ये लग रहा है कि हमारी बहनें जो आज यहाँ आई हैं वो सब अपने पारंपरिक रंगों में आई हैं, जो राजस्थान के रंग हैं। इसको बना के रखना। मैं जब गवर्नर था तो मुझे बंगलौर में बुलाया गया, वहाँ वीर तेजा जी के नाम पे एक मंदिर बना है, उसके उद्घाटन के लिए मैं गया था। तो वहाँ जितनी महिलाएं थीं, आपके यहाँ शायद रिवाज नहीं है, लेकिन वहाँ वो मारवाड़ के इलाके की थीं, जोधपुर के इलाके की थीं, तो 80% औरतें बोरला पहने हुए थीं। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि ये अपनी परंपरा को कायम रखे हुए हैं। आप भी अपनी परंपरा को कायम रखो, लेकिन लड़कियों को बढ़िया से बढ़िया तालीम दो, क्योंकि उसको जो दहेज दोगे वो उसके कोई काम नहीं आने वाला है। उसको बड़े से बड़े घर में ब्याह लेना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसको बढ़िया तालीम दे दोगे तो उसका फ़ायदा होगा। अमेरिका की एक विदेश मंत्री थी कोंडालीजा राइस, दुबली पतली सांवले रंग की, लेकिन काबिलियत की वजह से वो बन गई थी विदेश मंत्री। तो ये जो गद्दाफी तानाशाह था वहाँ का, लीबिया का, वो जब मारा गया तो उसके दफ्तर में जो लोग गए उनको एक डायरी मिली। तो उन्होंने कहा कि हमको बहुत अचरज हुआ कि गद्दाफी ने अपनी डायरी में ये लिखा है कि मुझे सबसे ज़्यादा आनंद तब आता है जब मैं कोंडालीजा राइस, लिटिल कोंडी उसको बोलते थे, कोंडालीजा राइस को अरब शेखों को धमकाते हुए देखता हूँ। कोंडालीजा राइस अरब शेखों को अमेरिका की ताकत पे धमकाती थी, और अमेरिका की ताकत उसको उसकी पढ़ाई की वजह से मिली थी। आज भी जिन इन इलाकों में हमारे दूल्हे को घोड़ी पे जो लोग नहीं चढ़ने देते थे, जब हमारी बच्ची RAS होके IAS होके जाती है तो बड़े से बड़े ठाकुर साहब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। वो ताकत उसको दीजिए। अपनी बच्ची को दहेज के आधार पे मत रखिए, उसको अच्छी पढ़ाई दीजिए, बढ़िया से बढ़िया जगह पे पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। एक ये जो हमारा, पता नहीं आपके यहाँ है कि नहीं, पर हमारे यहाँ तो बहुत बुरा है कि बुढ़ा मर जाएगा तो 40 गांव की चिट्ठी फाड़ते हैं, काज करते हैं उसका। बुढ़ा सूरजमल हो जाएगा क्या 40 गांव को रोटी खिला के? लेकिन है तो आप ये इस तरह के काम मत करिए। और मैं अभी गया था हनुमानगढ़, वहाँ मुझे चौधरी लोगों ने कहा कि साहब ये कहिए यहाँ आदमी घर में 2 हैं और मकान 15 कमरों का बनाते हैं, और इतना रुपया उस पर बर्बाद कर देते हैं कि ना बच्चों की पढ़ाई हो पाती है, ना कोई और काम हो पाता है। तो ये सब दिखावे के काम मत करिए, बच्चों को बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई दे। लड़कों का तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि इनसे तो आप पूछते नहीं हो कहाँ थे,
कहाँ से आए, कितने बजे आए, लड़की से ज़रूर पूछते हो कहाँ थी, इनसे भी पूछना शुरू करो और इनको डिसिप्लिन में रखो और इनको बड़े से बड़ा सपना देखने की छूट दो और उसमें इनकी मदद करो। मैं बहुत लंबा शायद हो गया और यहाँ जो हमारी बहनें, इनका तो भैंस के दूध का और चारे का टाइम हो जाता है। मैं किसी को अब बांध के नहीं रखना चाहता, बस यही कहूँगा मुकेश जी, मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, यहाँ के शानदार लोगों के दर्शन करने को मिले। और भीमाराव भाकर जी जो हमारे शहीद हैं और जिनके बारे में मैंने पुलिस फोर्स में बहुत सुना है, बहुत उनकी तारीफ थी, उनके रिबन काटने में आपके साथ मैंने हाथ बटाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।